Today we discuss about the dipole in a uniform magnetic field। पहले तो ये टाइटल के बारे में थोड़ी क्लियरिटी कर देते हैं। डाइपोल मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी ये ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया। यहाँ हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे और ये फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि सब जगह सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का है। अदरवाइज जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने देखा था कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डाइपोल के दोनों एंड पर फोर्स भी लगता है, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड होने के कारण डाइपोल के दोनों एंड पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन का होने से कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। और ख़ास ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसका सोर्स ये डाइपोल से डिफरेंट है। वरना हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक डाइपोल का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उसको हम निग्लिजिबल मानते हैं। और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रोंगर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ हमने फिगर में दिखाई है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि करंट लूप हो तो भी वो मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करेगा, और ये मैग्नेटिक नीडल हो तो भी वो मैग्नेटिक डाइपोल ही है। और नीडल हो तो उसका ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये करंट लूप होगा तो उसका एक एंड साउथ पोल के रूप में बिहेवियर करेगा और दूसरा एंड नॉर्थ पोल के रूप में बिहेवियर करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है उसकी डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। हम जानते हैं कि बार मैग्नेट हो या लूप हो, उनके इनर साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये रहेगी, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। मैग्नेटिक मोमेंट को एम से भी डिनोट किया जाता है और कभी कभी उसको ऐसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है। और करंट लूप के बारे में उनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के यूज करके भी जान सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है और ये दी जाती है NIA एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करंट लूप में राइट हैंड थंब रूल या और मैग्नेटिक नीडल हो तो ये साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होती है। और यहाँ ये मैग्नेटिक नीडल है मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल बनाती है। और उसके ये नॉर्थ पोल पर ये FN फोर्स लगेगा और साउथ पोल पर FS फोर्स लगेगा, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे में ये डाइपोल पर मैग्नेटिक डाइपोल पर सिर्फ टॉर्क ही लगेगा। और हमने प्रीवियस चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क की फॉर्मूला हमने डिराइव की। टॉर्क इज इक्वल टू दिया जाता है M क्रॉस B। और ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है MB साइन थीटा। अगर हम ये इक्वेशन का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर मैग्नेटिक डाइपोल रोटेट करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फ्रीली मूव हो तो ऐसे केस में जो फील्ड उन पर वर्क करता है उसी ही वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और ये वर्क जो करती है वर्क जो होता है ये यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। अगर डाइपोल ये थीटा एंगल में थीटा I से थीटा F की तरफ रोटेट करें तो जो वर्क होगा वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें ऑप्शन करने के लिए ये टॉर्क का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू दिया जाएगा इंटीग्रेशन थीटा I से थीटा F। मान लो कि ये स्टार्टिंग में जो एंगल बना रही है फील्ड के साथ वो थीटा I है और फाइनल एंगल थीटा F है, तो ऐसे केस में हमें मिलेगा ये टॉर्क का थीटा की रिस्पेक्ट में
डी थीटा। मैं टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमें मिलेगा थीटा आई थीटा एफ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये एम बी कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये साइन थीटा का हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, थीटा आई थीटा एफ साइन थीटा डी थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, और ये माइनस साइन को मैं आगे लिख देता हूँ, यानी कि माइनस एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया कोस थीटा, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट थीटा आई थीटा एफ। अब मैं थीटा एफ ये इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट यहाँ पुट कर देता हूँ, u इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस एम बी कोस थीटा एफ माइनस कोस थीटा आई। हमने दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो थीटा की वैल्यू है वो हम आर्बिट्ररी चूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू थीटा आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ऐसे केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा मीन्स ये डाइपोल रोटेट होने की मैक्सिमम कोशिश करेगी, यानी कि डाइपोल मैक्सिमम अनस्टेबल होगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। यानी कि हम थीटा आई की जीरो वैल्यू चूज़ कर सकते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो ये कोस थीटा आई की जीरो वैल्यू यानी कि कोस थीटा आई ये थीटा आई की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि कोस 90 जीरो होगा, यानी कि ये टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी u इज इक्वल टू माइनस एम बी, और थीटा फाइनल को मैं थीटा ही लिख देता हूँ, यानी कि कोस थीटा। ये इक्वेशन से डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि माइनस एम बी कोस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो इसका मतलब ये होगा कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में उन पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, यानी कि ये फील्ड के एग्जैक्ट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो ये इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल कंडीशन में रहेगी। और अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये थीटा की जीरो वैल्यू के लिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, और थीटा की 180 डिग्री के लिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि ये थीटा इज इक्वल टू जीरो पर हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। दोनों में वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, लेकिन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 180 डिग्री के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा।